बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय जुम्मन आज हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों तथा महत्वों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी देरी प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 10 जुम्मन। 5 परिचय के माध्यम से जानेंगे कि भारतीय समाज में तेजी से आ रहे बदलावों की ओर इशारा किया गया है। इस पाठ में लोगों में आधुनिक जीवन शैली यानी नई जीवन शैली, खान पान और पहनावे के प्रति रुझान का सबसे बड़ा हमारे बुजुर्गों ने अनुभव किया है, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया जो आज की पीढ़ी कर रही है। कई बार वे स्वयं को पूरी तरह उपेक्षित यानी अपनी अवहेलना करते हुए महसूस करते हैं। आइए पढ़ते हैं। जुम्मन को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं कुल 7 वर्ष का था। वो दशहरे से पहले घर के बच्चों के कुर्तों की माप लेने आए थे, यानी दशहरे के लिए वो एक दर्जी जैसे थे और वो बच्चों का नाप लेने आए थे। जुम्मन इसके पहले भी जरूर आए होंगे, पर मुझे याद नहीं। लुंगी के ऊपर मलमल का कुर्ता, सिर पर दुपलिया लखनवी टोपी, जिसके नीचे से निकलते हुए उनके सांवरे हुए संवरे हुए लंबे लंबे गंगा जुगनी बाल, चेहरे पर दाढ़ी, कंधे पर कपड़ा नापने का फीता और दाहिने हाथ में दर्जियों की कैंची। जुम्मन का ये रूप मेरे मन में आज भी सही तरीके से स्पष्ट रूप से मुझे याद है, जो तनिक भी धूलित नहीं पड़ा, यानी थोड़ा भी मेरे नजरों से ये हल्का नहीं हुआ, धूलित नहीं हुआ। जुम्मन हमारे पुश्तैनी दर्जी थे। जुम्मन का पेशा क्या था? जुम्मन पेशे से दर्जी थे। वे मेरे पिताजी के मित्र थे। दोनों ने साथ साथ गांव में एक मौलवी साहब से उर्दू पढ़ी थी। दोनों ने एक ही अखाड़े में कुश्ती भी लड़ना सीखा था। बड़े होकर मेरे पिताजी मुख्तार हो गए और शहर में रहने लग गए। मेरे पिताजी को संसार भर के किसी दर्जी का काम पसंद नहीं था, यानी उन्हें किसी का भी काम पसंद नहीं आया करता था। वे कहते थे कि कुर्ता और अचकन की जैसी काट जुम्मन काटते हैं, वैसी कोई काट ही नहीं सकता। यानी उनका पसंदीदा दर्जी सिर्फ जुम्मन था। वो जुम्मन से ही अपनी सिलाई करवाते थे कपड़ों की। उनकी सिलाई इतनी मजबूत होती है कि चाहे कपड़ा तार तार हो जाए, यानी कपड़ा फट जाए, पर मजाल है क्या कोई सिलाई उधड़ जाए। जुम्मन भी गर्व से कहा करते थे, 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ दर्जी का धंधा हो रहा है। बाबू, कपड़ा फटने से पहले यदि सिलाई उधड़ जाए तो अपने हाथ काट दो। यानी मेरी सिलाई इतनी मजबूत है कि सिलाई नहीं उधड़ेगी चाहे आपका कपड़ा फट जाए। सिलाई तो मैंने अपने बूढ़े दादा की गोदी में बैठकर उस समय से सीखी है, जब मुझे साफ-साफ बोलने को भी नहीं आता था। यानी बचपन से ही जुम्मन ने सिलाई सीखी थी। जुम्मन यूं तो 12 महीने काम करते थे, मगर दशहरा, होली और ईद से के पहले इतना अधिक काम हो जाता था कि उन्हें सांस लेने तक की भी छुट्टी यानी फुर्सत अवकाश नहीं मिलता था। जुम्मन के 2 बड़े लड़के थे, यानी जुम्मन 2 बच्चों के पिता थे। वे दोनों भी साथ-साथ काम करते थे, पर कपड़ों का ढेर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था, यानी सिलाई के कपड़े बहुत ज़्यादा आया करते थे। लेकिन काम कम हो या ज़्यादा, जुम्मन को कभी किसी ने काम जल्दी करते हुए नहीं देखा। कपड़ों के ढेर में बैठे हुए, सामने फैले हुए कपड़ों पर उसी सावधानी के साथ में कैंची चलाते थे जैसे कुशल चित्रकार अपनी सर्वोत्तम यानी सबसे ऊंची चित्र पर तुली का से रंग यानी ब्रश से रंग भरता है, और सिद्ध हस्त यानी अपने सिद्ध हाथों से मूर्तिकार छेनी के अंतिम प्रहारों से अपनी मूर्ति का रूप निखारता है। इस काम को करते समय जुम्मन की मुद्रा यानी उसकी मुद्रा जो थी वो मैंने देखी है, और अब जब बड़ा हो गया हूँ तो देखता हूँ कि जुम्मन की उस मुद्रा में योनियों योगियों की
समाधि सी थी जो उस समय लगती है। उस देवता का चित्र सामने होता है। जुम्मन कभी काम को बेकार की तरह नहीं करते थे, यानी वो काम को टालने के लिए या जल्दबाजी कभी नहीं करते थे। हर एक काम को चैन से आराम से करते थे। गांव में सभी तो उसके संग सगे थे। उसका कोई उनका कोई भाई था तो कोई भतीजा, कोई नाती था तो कोई उनका चाचा। अब कौन कितनी सिलाई देता है, जुम्मन ने कभी इसकी चिंता नहीं की। यानी सभी लोग जुम्मन को कितनी सिलाई देंगे, जुम्मन इस बारे में भी नहीं सोचता था। लेकिन उसका असर उसकी मेहनत पर नहीं आता था। सिलाई में सब उन्हें पैसे ही दे, ऐसी बात नहीं थी। गांव की ग्वालिनों ने दूध दही छोड़कर उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। यानी जो ग्वालिन थी, जो गाय चराने का काम करती थी, वो सिर्फ उन्हें क्या देती थी? दूध और दही सिलाई के रूप में। जमींदारों और कई अच्छे किसानों से जुम्मन कभी पैसे नहीं लेते थे। फसल के समय जुम्मन के घर अनाज पहुंच जाता था। कभी खलियान में जाकर उनके लड़के ले आते तो कभी लोग खुद यानी स्वयं उनके घर में जाकर पहुंचा जाते थे। जुम्मन के घर की मरम्मत के लिए खपरेल गांव का कुम्हार देता था। खपरेल जिससे छप्पर बनाया जाता है। छप्पर वह कच्चा घर जो होता है उसको ऊपर से ढकने के लिए काम में लिया जाता है, जो घास फूस, तिनकों, बांस के डंडों से आदि से बनता है। जुम्मन शादी ब्याह का त्योहारों के अवसर पर सबके कपड़े बिना सिलाई के ही सी दिया करते थे। जुम्मन तो पूरे गांव परिवार के प्राणी थे। उन्होंने कभी अपने को अलग समझा ही नहीं, यानी सभी गांव वालों को वो अपना ही मानते थे, अपना ही समझते थे। मेरे घर पर यदि कभी मुंडन जनेऊ होता तो जुम्मन अपने पूरे परिवार के साथ आते। बिरादरी वालों की तरह जीमते यानी खाना खाते और जाते समय परोसा भी ले जाते थे। खाने के लिए कुछ ले भी जाते थे, बांध ले जाते थे। दशहरे के मौके पर गांव में जो रामलीला होती, उसमें जुम्मन बड़ी खुशी से भाग लेते थे। वानरी और राक्षसी सेना के वस्त्रों की मरम्मत तो वे बिना किसी पैसे लिए ही करते थे। कभी कभी वे नाटक में पार्ट भी लेते थे, यानी हिस्सा भी ले लिया करते थे। राजगद्दी के समय भाड़ों का जो स्वांग होता था, उस समय जुम्मन भी अवश्य सम्मिलित होते और लय के राज रामराज्य की मुबारकबादी गाते। उनका गला भी बुरा नहीं था, यानी उनका राग भी सही थी, वो गाना भी सही गाते थे। मेरे पिताजी जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने जुम्मन के अलावा किसी और के हाथ का सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना। वो सिर्फ जुम्मन से ही कपड़े अपने सिलवाते थे। पिताजी के जीवन में गांव से भी संबंध बना रहा और जुम्मन के दर्शन भी हमें होते रहे। पर पिताजी के देहांत यानी उनकी मृत्यु के बाद वह संबंध टूट गया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं लगभग 8 साल के बाद गांव गया, और वह भी अपने संबंधी के लड़के के शादी में। गांव जाकर सुना कि जुम्मन बीमार है। जुम्मन जो टेलर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, संभवतः बचेगा नहीं, यानी अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। अतः उन्हें देखने की इच्छा में मैं रुक नहीं सका, यानी मुझे उन्हें मिलने की इच्छा हुई, जिस इच्छा को मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। जुम्मन का घर बाहर से बहुत नहीं बदला था, यानी जैसा था वैसा ही कुछ कुछ था, पर और कुछ बहुत कुछ बदल गया, ऐसा मुझे लगा। घर के अंदर पहले की तरह एक दो बकरियां बंधी थी, पर गाय भैंस नहीं थी। बाहर जो तख्त पड़ा था, वह कई जगह से टूट गया था। पिछले दिनों जुम्मन के यहाँ जब बहुत अधिक भीड़ हो जाती थी, तो उनके ग्राहक इसी पर बैठा करते थे। पर आज तख्त को देखने से ऐसा लगता है जैसे बहुत आदमी अब उस पर बैठने नहीं आते, यानी अब उस तख्त पर बैठने कोई नहीं आता। आवाज देकर मैं अंदर गया तो जुम्मन को एक पुरानी खाट पर पड़े हुए मैंने देखा। मुझे पहचान कर उठने की चेष्टा यानी कोशिश में वो खांसने लग गए। जब उन्होंने मुझे पहचाना तो वो उठना चाहते थे। कुशल मंगल के बाद उसने जो बातचीत हुई, उसे सुनकर मैं उदास हो गया। उनकी करुण कहानी
युग का इतिहास थे। वो धीरे धीरे बोले, बदलते हुए जमाने से मैं बहुत लड़ा बेटा, यानी जो जमाना बदल रहा था मैं उससे बहुत लड़ा, पर मैं हार गया। अब तो धीरे धीरे सब कुछ बदल गया है। जब तक तुम्हारे पिताजी की तरह पुराने विचार के लोग गांव में रहे, मेरे सिले कपड़ों की कुछ कदर रही। पर उन लोगों के जाने के बाद मेरी कमर टूट गई, यानी मेरी हिम्मत टूट गई। उस मशीन को देखकर तुम अचरज कर रहे होगे, पर मशीन लाने की इजाजत तो मैंने तब दी जब घर में फाके होने लगे, यानी भूखों मरने की स्थिति होने लगी। गांव के लोगों को जब विलायती कपड़े ही पसंद आने लगे और उन्होंने हथकरघों पर तैयार मोटे कपड़े लेने बंद कर दिए, तो जुलाहे अपनी रोटी कमाने के लिए शहर से सिलाई की मशीन ले आए, यानी अब सिलाई मशीन का जमाना आ गया। उनके लड़के शहर में रहकर नए ढंग से कपड़े काटना सीना सीख गए, यानी अब वो नए तरीके से कपड़े को कट करते हैं और उनकी सिलाई करते हैं। गांव के लड़के इन्हीं नए फैशन के कपड़ों को पसंद करने लगे। वे कम पैसे लेकर जल्दी सिलाई करने लगे। आने दो आने में उनका काम चल जाता था। फिर सिलाई कितनी मजबूत होती है और काट कैसी है, इसे देखने वाले कम ही रह गए हैं। मेरे हाथ की सिलाई महंगी लगने लग गई थी और धीरे धीरे लोगों ने मेरे पास आना छोड़ दिया। अब जुम्मन को कोई नहीं पूछ रहा था। जिनसे मैंने कुछ नहीं मांगा वे भी मुझसे मुंह चुराने लगे। मैं तो रूखी सूखी खाकर भी चलाता रहा, पर वह लड़का नहीं माना और 2 साल पहले मशीन खरीद कर ले आया। अब रोटी तो मिल जाती है, पर घर की रौनक चली गई। तुम तो देख ही रहे हो बेटा, अब तो एक पाव मुट्ठा चाहिए तो उस एक पाव मट्ठा चाहिए तो उसे खरीदना पड़ता है, और जलाने का उपला भी खरीद कर आता है। उपला यानी वो ईंधन होता है जिससे घर का चूल्हा जलाया जाता था। यह सब कुछ मैं सह लेता बेटा, पर पास पड़ोस में जब शादी ब्याह होता और जुम्मन को कोई पूछता नहीं, तो मेरी छाती फट जाती है। यानी जब मुझे कोई बुलाता नहीं शादी के कपड़े सिलने, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। एक दिन था जब गांव की जितनी शादियां हुई, जुम्मन के सिले हुए जामे जोड़े को पहनकर हुई, और आज मुझे कोई पूछता भी नहीं। अच्छा किया बेटा तुम आ गए, मेरा कितना बड़ा भाग्य। और जुम्मन की आंखों से टप टप 2 बूंद आंसू टपक पड़े। आंखें मेरी भी गीली हो गई थी। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं वंशीधर श्रीवास्तव। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय जुम्मन यहीं समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।